लॉगरिथम के एक बार फॉर्मूले लिख लो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, दोबारा से फॉर्मूले लिख लो। देखो log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, इसका मीनिंग होता है b की पावर c शुड बी इक्वल टू a। सबसे पहला पार्ट कि इस एक्सप्रेशन को log की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। ध्यान क्या रखा जाता है, अब आपको पता है कि a हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और बेस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातों का ध्यान रखा जाए तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बात है। किसी बात को ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, सबसे पहले। दूसरी बात, अगर ये लिखा हुआ है log x टू द बेस e, कोई भी बेस हो सकता है यहां पर, प्लस log y टू द बेस e, दिस इज इक्वल टू log x इंटू वाई टू द बेस e। log के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान ये रखना है, ये log x इंटू log y नहीं होना चाहिए। log के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसको सेपरेट करके log x प्लस log y लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला log x टू द बेस e माइनस log y टू द बेस e। अगर दो लॉगरिथम सब्ट्रैक्शन में है तो उन्हें डिवाइड में लिखा जा सकता है, log x बाय y टू द बेस e। log x बाय y लिखा हुआ है तो log x माइनस log y लिखा जा सकता है। जो न्यूमरेटर या मल्टीप्लीकेशन में है उन्हें पॉजिटिव लिखो, जो डिवाइड में है उन्हें नेगेटिव लिखो। इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा हो log x इंटू वाई डिवाइडेड बाय z, ये लिखा हुआ है और बेस लेटर से e है। बेस कोई भी हो, ये फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। जो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई में है वो पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर में है क्योंकि वो रेसिप्रोकल है, उनकी पावर -1 है तो वो नेगेटिव बनेंगे। इसे लिख सकते हैं log x टू द बेस e प्लस log y टू द बेस e माइनस log z टू द बेस e। ऐसा बनता क्यों है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि भाई मैं देख रहा हूं एक्स वाई न्यूमरेटर में है, z डिनोमिनेटर में। मैंने देखा था x बाय y हो तो log x माइनस log y लिख सकते हैं। हाँ एक सेकेंड, न्यूमरेटर वाले माइनस log z, ये डिनोमिनेटर में, जैसे ये वाला फॉर्मूला था। अब इसको सेपरेट करूंगा तो यही बनेगा log x प्लस log y माइनस log z। तो जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है उसे प्लस प्लस करते जाओ, जो डिनोमिनेटर में है उसको माइनस करते जाओ, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? हाँ फिर कर सकते हैं। अगर आप इसको देखते कि मैं ये बोल सकता हूँ तीनों मल्टीप्लीकेशन में x y और 1/z, तीनों मल्टीप्लीकेशन में लिख लो log x प्लस log y प्लस log 1/z। log 1/z को ऐसा ही लिखते हैं, जो नेक्स्ट टर्म लिखेंगे वहां से आपको साफ साफ पता चलेगा कि यही होता है। ये हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। log के अंदर x, log के अंदर y है, एडिशन में है तो log x y लिखा जा सकता है। log के अंदर x माइनस log के अंदर y है तो डिवीजन में लिखा जा सकता है। जो पॉजिटिव है मल्टीप्लाई में, जो नेगेटिव है वो डिवाइड में। अगर ये लिखा हो, इसी लॉजिक से निकल के आता है ये वाला फॉर्मूला कि अगर log a m टाइम्स log a लिखा हुआ है तो इसको बोल सकते हैं हम log a रेज टू पावर m, या इसका उल्टा बोल सकते हैं a की पावर m है तो आप उसे बाहर निकाल के लेके आ सकते हो, पावर को नीचे उतार के लेके आ सकते हो। ये कैसे बना, ये यहीं से बना। अगर आप log a प्लस log a प्लस log a करते रहोगे, log a प्लस log a प्लस log a, और ऐसे ऐसे कितनी बार ऐड करते जाओगे, लेट से m टाइम्स ऐड कर दिया, m टाइम्स, तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करते जाओ जो एडिशन में है, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a कितनी बार होगा, m टाइम्स होगा, तो ये a रेज टू पावर m फॉर्मूला बन जाता है। तो ये एडिशन वाले फॉर्मूले से ही पावर वाला फॉर्मूला बनता है कि a की पावर m है तो वो पूरा का पूरा बाहर आ जाए। इसमें एक बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी कि अगर ये लिखा हो log a रेज टू पावर m प्लस b रेज टू पावर n टू द बेस c, दिस इज नॉट इक्वल टू कि m टाइम्स log a या ऐसा कुछ लिखा जा सके। ये जो पावर है पूरे एक्सप्रेशन की पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि a की पावर m है तो बाहर निकाल दी, b की पावर n है तो बाहर निकाल दी, पूरे एक्सप्रेशन की जो पावर होगी वो बाहर निकलेगी। जैसे कि अगर ये लिखा हो log a प्लस b की पावर 6 टू द बेस c, अब ये जो पावर है ये पूरे एक्सप्रेशन की पावर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं 6 टाइम्स log a प्लस b टू द पावर बेस e। ये ध्यान रखना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। log a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा हुआ है और आपको लगे कि पावर तो दिख रहा है, बाहर निकालनी चाहिए किसी ना किसी, ये नहीं निकलेगी क्योंकि एडिशन में लिखा हुआ है। एडिशन को सेपरेट करने का भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है
और ये 3 पावर पूरे की भी पावर नहीं, फिर भी आपको प्लस माइनस कोई टर्म आएगी ना, नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं कर सकते। इसको या तो और किसी तरीके से सिंप्लीफाई करो या इसकी कोई और वैल्यू आ जाए, क्योंकि अदरवाइज आप a प्लस बी का होल क्यूब भी करोगे तो उसके प्लस माइनस कोई टर्म आएगी ना, तो होल क्यूब तो फिर भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से अगर पूरे की पावर हो उसे बाहर निकाल सकते हो, अंदर अगर अलग अलग पावर्स हैं उसको आप नहीं निकाल सकते। बात सही? ये हो गया अपना थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला है अपना सबसे काम का बेस चेंज फॉर्मूला। log a टू द बेस b लिखा हुआ है, पर मुझे बेस b चेंज, बोल 1 2 3 4 ही होगा। अच्छा वहां पे चल रहा था क्या? 3 4 5, ठीक है। log a बस कर रहे, log a टू द बेस b, बेस चेंज करना, मैं b वाला बेस पसंद नहीं, तो इसको कर सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b। अब ये b बेस में नहीं लिखा हुआ, ये वैल्यू रखी हुई है, यहां पर आप कोई भी वैलिड बेस यूज कर सकते हो। मुझे e यूज करना है e यूज कर लो, 10 यूज करना है 10 यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब वैल्यू सेम आएंगे। और कोई वैलिड बेस यूज करना वो यूज कर सकते हो। इसे बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। अगर बेस में वैल्यूज काम की नहीं लग रही है या अटपटी वैल्यूज हैं, उनको आप बेस से हटा सकते हो। ये है अगर पावर में कुछ दिया हुआ है तो पावर से उतार सकते हो, अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो उसे पावर में लेके जा सकते हो। इधर से इधर भी यूज किया जाता है, इधर से इधर भी। लॉग को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में चला जाएगा, पावर में कुछ है तो उतर के नीचे आ जाएगा। ये 5 फॉर्मूले हैं लॉगरिथम में जो सारा का सारा खेल करते हैं। ध्यान ये रखना है, जब पावर से उतारोगे पूरे की पावर होनी चाहिए, आधी आधी पावर से नहीं निकाल सकते a क्यूब प्लस b क्यूब में। यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर वाले हैं वो पॉजिटिव में आएंगे, जो डिनोमिनेटर वाले हैं वो नेगेटिव में आएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। बस ये लॉग के फॉर्मूला, इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? log 10 टू द बेस रूट 10 है। नहीं, रूट 10 का होल स्क्वायर 10 ही आएगा, माइनस 10 कैसे आएगा? ना, होल स्क्वायर को जब सॉल्व करते तो प्लस माइनस आता है, होल स्क्वायर करने पे 2 आंसर नहीं आएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ जी ये बताना है और इसका डोमेन भी बताना है क्या होगा। जब भी डोमेन बताना हो हमेशा ध्यान रखो, जो सबसे पहली कंडीशन यहां पे रखोगे जब जी एक्स को रिप्लेस करोगे वहीं लिखना चाहिए डोमेन। क्या ऑल रियल आ रहे? देखो एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है? जी एक्स। एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रख दो और सारी डोमेन की कंडीशंस यहीं पे लगानी है। सिंप्लीफिकेशन से पहले लगा लो कंडीशन, जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए और जी एक्स, हाँ वेट करो, जो भी कंडीशन लगानी है वो सिंप्लीफिकेशन से पहले लगानी। जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए, जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। बात सही? अब वैल्यू पुट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, पर ये बात का ध्यान रखना। 1 बाय, देखो क्या बन रहा है, 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा बना एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू तो बन रही है एक्स स्क्वायर, पर ध्यान ये रखना है जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। जी एक्स मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 1 बाय एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही 0 नहीं बनेगा, और जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए। जी एक्स कब डिफाइंड रहेगा? एक्स की वैल्यू जब 0 नहीं होगी, तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। ध्यान रखोगे ये बात? मैं बताता हूं इसका लॉजिक क्यों, ये काम में ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब भी कंडीशन रखोगे शुरुआत में जब रिप्लेस किया तभी सारी कंडीशंस लिखने, जी एक्स डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए, खेल खत्म, सिंप्लीफिकेशन रख लिया। अब इन दोनों बातों से आपको कंडीशन पता चलेगी कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। लॉजिक क्यों बनता है कि यहां तो लग रहा है एक्स की वैल्यू 0 पे 0 आ रही है वैल्यू। लॉजिक इसलिए बन रहा है इसका कि अगर आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो कहां रखोगे? यहां रखोगे ना, यहां पे रखोगे ना, इसमें एफ ऑफ जी ऑफ 0 ये रखना पड़ेगा ना आपको। तो जैसे ही जी फंक्शन में 0 रखोगे क्या वैल्यू आएगी? नॉट डिफाइंड आएगी, 1 बाय 0 भाई। अगर ये नॉट डिफाइंड आई तो इनपुट नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, आउटपुट भी नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, तो आपकी इनपुट ही नॉट डिफाइंड हो जा रही है। तो जी एक्स अगर नॉट डिफाइंड हुआ तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम सबसे पहले यहीं पे कंडीशन रख लेते हैं कि जो कंडीशन लगानी है हम सिंप्लीफिकेशन से पहले ही लगाएंगे, ताकि बाद में कोई कंडीशन हमसे मिस ना हो जाए। तो यहां पर हम लगाते हैं जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए।
अगर जी एक्स डिफाइंड है, जी एक्स जीरो नहीं है, तो कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहेगा ये बात, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, सिंप्लीफिकेशन से पहले कंडीशन लगानी है कि डोमेन की जो भी कंडीशन लगेगी, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो फिर और समझ में आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x, जी एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये लिखा हुआ। एफ ऑफ जी ये भी बताना है, और इसका डोमेन बताना है, और इसका भी डोमेन बताना है। ये क्या बनेगा, और इसका डोमेन भी बताना है। ये लिखना आसान है, एफ ओ जी, जी ऑफ एफ लिखना आसान है, बस इनका डोमेन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना। r-0 f of इसमें r माइनस अकेली वैल्यू 0, और किसी का आंसर? और नेगेटिव नहीं सर, माइनस इंफिनिटी से 0। दोबारा से बताओ क्या डोमेन होगा? और पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी, ये यही यही आ रहा है, और किसी का कोई और आंसर क्या रहता है? निशा r माइनस 0, आप कह रहे हैं r माइनस 0। ठीक है, देखते हैं। f ऑफ जी एक्स मतलब कि f के अंदर जी एक्स रखें, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। f के अंदर जी एक्स रखना है, फंक्शन f के अंदर जी एक्स रखना है, तो जहां जहां x है वहां वहां जी एक्स रखना है। रख दिया जहां जहां जी एक्स रखना है। अब कंडीशन डोमेन की यहीं पे लिख लो, जो लिखना है यहीं पे लिखना। जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? डिनोमिनेटर में है। जी एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 तो हमने हटा ही दिया है, बात सही, लिख सकते हो आप यहाँ पर ये इक्वल टू 0 होना तो अलाउड ही नहीं, तो दोनों को एक साथ देखोगे तो बात वही पड़ेगी। तो जी एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है, तो केवल पॉजिटिव हो सकता है, और जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए। ये बात समझ में आई? सिंप्लीफिकेशन से पहले कंडीशन लिख लो, अब सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर है वो सही फिट बैठेगा। ये बनेगा 1 बाय, सिंप्लीफाई करें तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी एक्स कौन है? जी एक्स है 1/x, 1/x ऊपर पलट के आएगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये बन रहे, पर एक्स की वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हैं? पहला ध्यान रखना है, जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, जी एक्स की वैल्यू 0 तो वैसे ही नहीं होने वाली, बात से इसके लिए तो एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, ये हमेशा सच है। जी एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1/x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, साफ साफ दिख रहा है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तभी 1/x पॉजिटिव बनेगा, बात सही, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और क्या कंडीशन है? जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए, जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, वो हमने वैसे ही इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बस ये कंडीशन है, एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं आई, सीधा लिखते हम तब भी यही कोई आंसर आने वाला था, पर कई जगह पर हो सकता है कि एक्स्ट्रा कंडीशन हो जो हम मिस कर जाए। यहाँ पे कंडीशन लिखो और सिंप्लीफाई कर लो, ये रूट एक्स है, जी एफ ऑफ जी एक्स, और एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरे का भी सेम आ रहा। चलो ये देखो, जी ऑफ एफ एक्स, देखो जी ऑफ एफ एक्स, जी फंक्शन में एफ एक्स को इनपुट रखा है, जी फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखा है? एफ एक्स, जी फंक्शन में एक्स की जगह एफ एक्स रखोगे, ये बनेगा 1/f(x). क्या ध्यान रखना है? एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए, एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी बात, एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। और कोई कंडीशन है? और कोई कंडीशन है? अब सिंप्लीफाई कर लो, 1/f(x), एफ एक्स क्या है? 1/√x, 1/√x है, √x पलट के ऊपर चला जाएगा, ये बन गया √x। अब हमें क्या ध्यान देना है? एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए, एफ एक्स, हाँ एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, एफ एक्स तो वैसे ही 0 नहीं बनना, 0 कब बनेगा? इनफाइनाइट पे जाके, 1/∞ 0 बनता है, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड है। एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए, एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेम टू सेम बन, बात सही, ध्यान रहेगी कंडीशन। ये ध्यान रखना कि डोमेन हमेशा फॉर कंपोज, लिख लो इसको, फॉर कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रखा जाता है जब, फॉर कंपोजिट फंक्शंस डोमेन कंडीशंस आर नोटेड या रिटन बिफोर सिंप्लीफिकेशन।
या फिर आप ये लिख सकते हो इस बात को ध्यान रखने के लिए कि अगर एफ ऑफ जी एक्स है ऐसा लिखा हो तो डोमेन कंडीशंस आर पुट ऑन जी एक्स नॉट एक्स, कि जो डोमेन की कंडीशन है वो यहीं पे रखी जाएंगी जब तक हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया। जहां पर जी एक्स रखा हुआ है वहीं पे कंडीशन रखी जाएंगी, एक्स को एक्स पे नहीं रखना। मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कंडीशन मत लगाना, सिंप्लीफिकेशन से पहले जहां जहां जी एक्स है वहीं पे डोमेन की कंडीशन लगानी है, फिर मिस नहीं होगा कुछ भी आपका। बात सही, ध्यान रहेगा। एक और क्वेश्चन करके देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस सी और जी एक्स इज इक्वल टू लेट अस से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या 1/x ले, ये ज्यादा अच्छा। एफ ऑफ जी एक्स लिखो और इसका डोमेन लिखो। greater than 0 x ग्रेटर देन 0। देखो एक बार क्या बन रहा है। फंक्शन f के अंदर gx रखा है, f के अंदर x की जगह gx रख दो, ये बनेगा log टू द बेस c x की जगह gx, ये लिखा जाएगा। तो जो भी डोमेन की कंडीशन है वो सिंप्लीफिकेशन से पहले ही लिखी जाएंगे। सही बात है काफी। तो gx की कंडीशन सिंप्लीफिकेशन से पहले, gx log के अंदर है, gx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और क्या कंडीशन होगी, और बस gx है तो gx डिफाइंड होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। अब सिंप्लीफिकेशन कर लो, ये बनेगा log टू द बेस c, gx क्या है, gx है 1/x, log 1/x, और कंडीशन क्या रहेगी, gx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। gx क्या, 1/x, 1/x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यही मतलब हुआ इसका। gx डिफाइंड होना चाहिए, gx डिफाइंड मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 तो हमने वैसे भी इंक्लूड नहीं की, तो ये लिखा जा सकता है log 1/x, x ग्रेटर देन 0, ये बन जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। g ऑफ fx क्या बनेगा, g ऑफ fx, या जिसे हम बोलते हैं GOF ऑफ x, 1 नहीं होना चाहिए। देखो g ऑफ fx क्या बन रहा है, gx में x की जगह fx पुट कर दो। जसवीर समझ में आ रहा है, कहीं अटक रहे हो? देखो ये पार्ट समझ में आया। g ऑफ fx लिखना है, g फंक्शन में x की जगह fx रिप्लेस कर दो, तो g फंक्शन में x की जगह fx रिप्लेस कर दो, बन गया 1/fx। सिंप्लीफिकेशन से पहले ही डोमेन की कंडीशन लिखनी, मतलब fx डिनोमिनेटर में है, fx 0 नहीं होना चाहिए और fx डिफाइंड होना चाहिए। फंक्शन लिखा हुआ है तो ये डिफाइंड भी होना चाहिए, fx मस्ट बी डिफाइंड। बस इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, बाकी काम चल जाएगा। 1/fx, अब बेशक सिंप्लीफाई कर लो। fx कौन है, log x टू द बेस c, ये। अब क्या ध्यान रखना है, fx 0 नहीं होना चाहिए। कौन है fx, log x टू द बेस c, log x टू द बेस c मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1, log 1 होता है 0। किसी भी log की वैल्यू क्या, हाँ log e टू द बेस x लिख सकते, वहां से भी वही कंडीशन आएगी, यही कंडीशन आएगी जो 1 छोड़ना है, क्योंकि log 1 डिनोमिनेटर में बनेगा इसके। x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, log x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। fx मस्ट बी डिफाइंड, कौन है fx, log x। अगर log x को डिफाइंड होना चाहिए तो इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बस इन दो बातों का ध्यान रखना। तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, हाँ 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर्स में से 1 हटा दो, वो बनेगा 0 से 1, 1 से इंफिनिटी। बात सही, समझ में आया? क्योंकि log fx मस्ट बी डिफाइंड, फंक्शन fx है ना, यहाँ पे 1/fx लिखा हो, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। fx कौन है, log x, तो अगर ये डिफाइंड होना चाहिए तो x की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। बात सही, क्योंकि x की वैल्यू अगर नेगेटिव रखी तो आप fx में रखोगे, fx में नेगेटिव वैल्यू रखना अलाउड ही नहीं। बात सही, इस वजह से। एक और करके देखो, fx इज इक्वल टू
log x gx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, f ऑफ gx और g ऑफ fx दोनों लिख के देखो। सारा खेल इसी पार्ट का है। कंपोजिट फंक्शन में ही जितनी लड़ाई होनी है उतनी होती है, बाकी और कुछ है। लिख के देखो प्रॉपरली, गलती नहीं करनी इसमें। जल्दबाजी मत करो, आराम से आंसर दो। नो आइडिया, कोई पता नहीं। सेम तो नहीं आएंगे, सेम नहीं बनेंगे। हाँ बेस 10, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है लॉग में तो बेस 10 एफ ऑफ जी एक्स। क्या मतलब हुआ? एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स लिखा हुआ, एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रख दो। एक्स की जगह जी एक्स रखोगे तो लॉग के अंदर जी एक्स टू द बेस ई, यही है। सिंप्लीफिकेशन से पहले डोमेन की कंडीशन लिख लो, सिंप्लीफिकेशन के बाद नहीं लिखनी। जी एक्स लॉग के अंदर है तो जी एक्स हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और जी एक्स डिफाइंड भी होना चाहिए। लिखा हुआ है फंक्शन तो जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए। यही दो कंडीशन रखेंगे और अब बेशक सिंप्लीफाई कर लो, इन दो बातों का ध्यान रखना। ये बनेगा लॉग टू द बेस ई जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा। और एक्स की वैल्यूज के लिए इन बातों का ध्यान रखो। जी एक्स ग्रेटर देन 0, जी एक्स क्या है? जी एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, पर एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती थी यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 अलाउड नहीं। तो इस बात का मतलब तो हुआ बस एक्स की वैल्यू 0 मत होने देना, रूट एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। नेक्स्ट जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए। जी एक्स क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों बातों को एक साथ देखेंगे तो ये बोल रहा है एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है 0 है, 0 से आगे होना चाहिए। दोनों एक साथ देखेंगे तो क्या बनेगा? एक्स केवल पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ देखें तो एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को और इस कंडीशन को एक साथ देखें, ठीक है? तो ये लिखा जा सकता है इफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये डोमेन हो जाएगा। इसका अलग से डोमेन क्या था? एक्स ग्रेटर देन 0। इसका भी, इसका अलग से डोमेन क्या था? इसका ग्रेटर देन 0, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ये इक्वल टू 0 होने में दिक्कत नहीं है, पर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बात है। जी ऑफ एफ एक्स को चेक करके देखो, अब इसका क्या डोमेन होना चाहिए। देखो क्या बन रहा है, ये लिखा हुआ है जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो कब होगा? सोचो एक बार, log x टू द बेस 10, log पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव कब होगा? 0 से आगे होगा। तो ये देखो 0 कब होता है log, मुझे ये जानना है। देखो ये डाउट है मुझे कि log x टू द बेस कोई भी हो, e हो, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए मुझे ये पता चलेगा पहले कि log 0 कब होता है। 0 से एक तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव बनता होगा, एक तरफ जाएंगे तो नेगेटिव बनता होगा। log 0 कब बनता है? log 1 पे 0 बनता है, log 1 0। तो इसका मतलब log x की वैल्यू log 1 से बड़ी होनी चाहिए, log 1 से बड़ी होनी चाहिए। बात सही? तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो वैल्यू log 1 से बड़ी मिलेगी, log x की वैल्यू log 1 से बड़ी मिलेगी। x की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो log x की वैल्यू log 1 से छोटी मिलेगी। जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा लॉगरिथम की वैल्यू। अगर आपको याद हो log का कर्व ऐसा बनता है, log x टू द बेस e या log x टू द बेस 10 के कर्व ऐसे बनते हैं। x अगर आगे है, x2 आगे है तो log x की वैल्यू बड़ी, y की वैल्यू बड़ी। अगर x पीछे x1 है तो log x1 की वैल्यू छोटी, log x2 की वैल्यू बड़ी। जो x आगे है उसका log बड़ा है, x1 पीछे है तो log x छोटा। बात सही? पर ये पॉजिटिव 1 से ग्रेटर देन बेस के लिए log टू द बेस e, log टू द बेस 10 की बात चली। क्लियर? क्या कंडीशन लिखनी है हमें? यहां पे लिख लेते हैं g ऑफ एफ एक्स। जी फंक्शन के अंदर x की जगह एफ एक्स लिख दो, x की जगह एफ एक्स। अब यहां पर कंडीशन रखो, एफ एक्स रखा है तो एफ एक्स खुद भी डिफाइंड होना चाहिए, और क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है? अब सिंप्लीफाई कर लो, रूट ऑफ एफ एक्स कौन है? log x टू द बेस 10, ये
और x की वैल्यूज यहां से आएंगी, fx की कंडीशन। हाँ, log x टू द बेस 10 ये डिफाइंड होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? log x टू द बेस 10 डिफाइंड होना चाहिए, तो केवल x की प्रॉब्लम है, log के अंदर जो भी रखा जाता है हमेशा पॉजिटिव, और fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। log x टू द बेस 10 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 कब होता है? log 1 पे 0 होता है। तो बोल रहे हैं log x टू द बेस 10 की वैल्यू log 1 टू द बेस 10 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे तो log की वैल्यू बड़ी आएंगी। किसको? आपने log 1/10 लिखा है, 1/10 नहीं, log 1 टू द बेस 10 लिखो। उसको हम log x नहीं x greater than 10 की पावर 0 बोल सकते वही हुआ ना 1, वही लिखेंगे अब कि x की वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी रखूंगा तो log की वैल्यू log 1 से बड़ी आएगी, log x की वैल्यू log 1 से बड़ी आएगी। तो x की वैल्यू 1 से आगे रखेंगे तो log x की वैल्यू बड़ी आती जाएगी। तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये x ग्रेटर देन 0 है, दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। 0 से आगे होना चाहिए और ये बोल रहा है 1 के बराबर या 1 से आगे होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या कंडीशन आएगी? 1 से इंफिनिटी आएगी। तो x की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक रख सकते हैं, 1 अलाउड, ये डोमेन बनेगा। हाँ, log 1 पे 0 बनेगा, रूट के अंदर 0 बनने में कोई दिक्कत नहीं। अगर डाउट आए कोने वाले पॉइंट्स पे पुट करके देख लो, कोने वाले पॉइंट्स को तो आप वहीं चेक कर सकते। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां पे डाउट आ रहा है, यहां वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखो, इसका जो बेसिक लॉजिक होता है वो ये होता है कि अगर फंक्शन कुछ ऐसा है, फंक्शन के कर्व बना के हमने देख लिया, e रेज टू पावर x का, log x का, कई सारे कर्व हमने बना के देख लिया कि अगर कर्व कुछ ऐसा है फंक्शन का, fx का कर्व जो हमेशा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, जैसे कि e रेज टू पावर x का कर्व ऊपर जाता है, जैसे कि log x का कर्व ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा फंक्शन है जो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन की हाइट बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस में आप, हाँ बोलो, ये वाली नहीं, डिक्रीज नहीं हो रही रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि ये ज्यादा तेज गति से चढ़ रहा था, अब कम गति से, अब तेज गति से, अब कम गति से, तो जा तो ये अब भी रहा है, पर वो जैसे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाला पार्ट है, उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, जो नीचे आ जाए वो नहीं, जो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा हो ऐसे फंक्शन की बात कर। ये किसी में नहीं गिना जाएगा, ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, कुछ एरिया के लिए इंक्रीजिंग है, कुछ के लिए डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो हमेशा बढ़ता जा रहा है, जैसे e रेज टू पावर x है, जैसे log x है, ऐसे फंक्शंस में अगर आप नोटिस करोगे कि अगर x1 x2 से आगे है, x1 की वैल्यू अगर x2 से आगे है तो फंक्शन की हाइट बड़ी मिलेगी x1 पे, फंक्शन की हाइट छोटी मिलेगी x2 पे। फंक्शन की हाइट x1 पे मतलब इसी को बोलते हैं y f ऑफ x1, इसी को बोलते हैं y f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 क्या बनेगा? ज्यादा मिलेगा, f ऑफ x2 क्या मिलेगा? थोड़ा मिलेगा, तो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 मिलेगा, ये कंडीशन मिलेगी। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो इनइक्वालिटी है वो यूं क्यों रहती है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 3 की वैल्यू या 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है और मुझे इसे लिखना है log 5 टू द बेस 10 में और log 3 टू द बेस 10 में, इन दोनों वैल्यूज को टू द बेस 10 में लिखना है log में, तो मुझे पता है 5 3 से बड़ा था, तो अगर लॉगरिथम टू द बेस 10 का log x टू द बेस 10 का कर्व देखें, इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी यूं क्यों रहेगी? जो x आगे था वो y की वैल्यू बड़ी मिलेगी, जो x पीछे था उसके y की वैल्यू छोटी मिलेगी, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। इसका उल्टा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है कोई फंक्शन, अगर कोई फंक्शन ऐसा है घटता हुआ आ रहा है, कोई ऐसा फंक्शन, लेट अस से इसका नाम gx रख देते हैं, यहां पर देखो बात सेम नहीं रहेगी, देखो ये x1 बात, हाँ x1 आगे है, कंडीशन वही सेम है, x1 आगे है, x2 आगे है, पर क्योंकि ये फंक्शन घटता हुआ आ रहा है तो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी छोटी बनेगी, पहली वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी, तो जो g ऑफ x1 है वो वैल्यू छोटी है और g ऑफ x2 है वो वैल्यू बड़ी है, तो हम ये लिख सकते हैं g ऑफ x1 और g ऑफ x2, ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है।
जो लॉजिक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना इनइक्वालिटी में, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी उल्टी आ जाती है, एक्चुअल में उनका जो बेसिक लॉजिक है वो ये है। जो आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो लॉजिक यहां से आता है। ये देखो y इज इक्वल टू के एक्स का कर्व कुछ ऐसा होता है। अगर k पॉजिटिव है तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, ये y इज इक्वल टू के एक्स का कर्व, जहां पर k एक पॉजिटिव नंबर है। ये y इज इक्वल टू के एक्स का कर्व, जैसे y इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 7x, ऐसा कर्व बनता है। अब ये नोटिस कर सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर 3 इज ग्रेटर देन 1 है तो k से मल्टीप्लाई करेंगे, k टाइम्स 3 और k टाइम्स 1। k टाइम्स x कैसा था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इनइक्वालिटी यूं की यूं रहनी चाहिए। तो अगर k पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो k को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। ये वो लॉजिक है जो सबसे पहले हम रटना शुरू करते हैं इनइक्वालिटी में, कि पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हो तो इनइक्वालिटी यूं क्यों रहती है, क्यों रहती है। उसका लॉजिक ये है कि जो k टाइम्स x का कर्व होता है वो इंक्रीजिंग होता है, तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो k टाइम्स x2 ग्रेटर देन k टाइम्स x1 ही रहेगा अगर k पॉजिटिव। अगर k की वैल्यू नेगेटिव होती है तो जो लाइन बनती है वो डिक्रीजिंग बनती है, लाइन ऐसे बनती है, ये लाइन बनती है इफ k इज लेस देन 0। अगर नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, यहां से वो लॉजिक आता है। तो सबका बेस तो यही है। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन लगे यार उल्टा सीधा कोई फंक्शन दिया हुआ है, अब मैं कैसे चेक करूं, जैसे ये दिया हुआ है x ग्रेटर देन y दिया हुआ है और मुझे e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर y के बारे में चेक करना है, क्या रखना है, बात सही है। तो x ग्रेटर देन y है और इसे किसके अंदर रखा आपने, e रेज टू पावर x के अंदर रखा है, e रेज टू पावर x में x को रखा, e रेज टू पावर x में x की जगह y रखा है। तो e रेज टू पावर x का फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है, ये e रेज टू पावर x का कर्व है। अगर e रेज टू पावर x का कर्व हमेशा इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी यूं की यूं रहेगी, तो e रेज टू पावर x ग्रेटर देन e रेज टू पावर y रहेगा। यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, अगर आपको फंक्शन का बेसिक कर्व पता है तो आप हमेशा ये गेस कर सकते हो कि इनइक्वालिटी सेम रहेगी या उल्टी रहेगी, बात सही। कर्व तो सेम ही रहेगा, हाँ। नेगेटिव साइड छोटा रहेगा, इस साइड बड़ा होगा, क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग हमेशा देखते हैं x की बढ़ती हुई पावर्स के लिए, अगर x में आगे की तरफ जाते हैं तो कर्व ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जाके नहीं देखना होता, पॉजिटिव x के लिए देखना। बात से समझ आए कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या करना, ये समझ में आए लॉजिक क्या है। चलो